हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 13 को, विच इज़ रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इससे पिछली जो यूनिट है उसके अंदर हमने पार्लियामेंट को लेके जो भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारे प्रोविजंस को हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस किया था। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक 12 जो चैप्टर्स हैं, 12 जो यूनिट्स हैं इंडियन पॉलिटी कोर्स को लेके, वो अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ओवर यूनिट नंबर 13 पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो स्ट्रक्चर हमारा वही रहने वाला है जैसे अभी तक हमने अपने कोर्स के अंदर स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उस टॉपिक को लेके उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे ताकि इस लेक्चर का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल सके। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो जैसे बाकी की कमेटी होती हैं वैसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी भी हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पर इन लोगों को प्रोवाइड किया जा सके डिस्कशंस के लिए, डेलिब्रेशंस के लिए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी मीन्स अ कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय अ हाउस। अगर कोई हाउस उनको इलेक्ट करता है या अपॉइंट करता है किसी कमेटी को। इसके अलावा नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर which works under the directions of the speaker and presents its report to the house or the speaker or the secretariat। तो एक ऐसी कमेटी जिसको या तो पार्लियामेंट के किसी हाउस ने अपॉइंट किया है, एक ऐसी कमेटी जिसको या तो लोकसभा के स्पीकर ने अपॉइंट किया है, एक ऐसी कमेटी जो अपनी रिपोर्ट्स जो है हाउस के अंदर प्रेजेंट करती है, और स्पीकर और सेक्रेटेरिएट जो है पार्लियामेंट का वो उसको ओवरसी करता है। ऐसी सारी कमिटीज़ को पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। सो इस तरह से हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर प्रोविजंस की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एलेबोरेट वे में हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 105, जिसके अंदर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है टर्म हमें देखने को मिलता है। बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये जो टर्म है वो देखने को नहीं मिलता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेके, वो जो अलग अलग हाउसेस के रूल्स हैं वहाँ से हमारे पास आते हैं। जैसे लोकसभा का जो बिजनेस कैसे चलेगा उसको लेके रूल्स बनाए गए हैं, उसी तरह से राज्यसभा का बिजनेस कैसे चलेगा उसको लेके रूल्स बनाए गए हैं। तो अलग अलग हाउसेस के जो रूल्स हैं वो हमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप इसको लेके जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा हमें नहीं बताता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। जो मेजर इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेके, उनसे जुड़े हुए प्रोविजंस को लेके, वो हमें रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एवं राज्यसभा, वहाँ से देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि क्या ज़रूरत थी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाने की, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का। तो जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव से। तो देख लेते हैं क्या मेजर सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव्स इसके हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस हो जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी का, टू रिड्यूस द बर्डन ओवर द पार्लियामेंट एंड फंक्शनिंग। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है अलग अलग तरह के काम टास्क के साथ डील करता है, तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए, पार्लियामेंटेरियंस को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं इनको बनाया जाता है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री कमेटी का, वो है टू इन्फ्यूज एक्सपर्टाइज इनटू द पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। तो पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है उसके अंदर एक्सपर्टाइज इंट्रोड्यूस करने को लेके इनको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ मेंबर्स हैं जो लॉ को लेके ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कुछ मेंबर्स हैं जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को लेके ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो अगर इंजीनियरिंग वर्क्स को लेके कोई बिल आता है तो कोशिश की जाएगी, या इंजीनियरिंग वर्क को लेके कोई एडहॉक कमेटी बनाई जाती है तो कोशिश की जाएगी कि ऐसे मेंबर को वहाँ पर जगह दी जाए जो एक्सपर्टाइज रखते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर एक्सपर्टाइज का स्कोप बढ़ जाता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंश्योर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ बिल्स। तो बिल्स को डिटेल वे में स्क्रूटनाइज करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है
और इतने एफिशिएंटली पूरे पार्लियामेंट को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्स को बारीकी से जांचने के लिए भी यहाँ पर ये जो कमिटीज़ हैं इनको बनाया गया है, ताकि क्लॉज बाय क्लॉज हर बिल की जांच जो है वो ठीक से हो सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है, टू गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना पार्लियामेंट को लेके, कि पार्लियामेंट का को लेके जो सवाल जवाब हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव दे। तो ये मेंटेन करना, ये प्रोविज़न जो है इंश्योर करना भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का काम है, कि वो एग्जीक्यूटिव को हमेशा अकाउंटेबल बनाए रखती हैं, है ना। उनकी जो फंक्शनिंग है उसको स्क्रूटनाइज करती हैं, उसको एनालिसिस करती हैं, ताकि पार्लियामेंट उनसे सवाल जवाब उसको लेके कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्लियामेंटेरियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस। तो जैसा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहीं यहीं एक कमरे के अंदर जब अलग अलग पार्टी से आए हुए जो लोग हैं उस कमेटी के मेंबर बन के वहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस तरह से भी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करती हैं। तो ऐसे करके आप इनके ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं इनको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ कमिटीज़ को बोला जाता है स्टैंडिंग कमिटीज़, और कुछ कमिटीज़ को बोला जाता है एड हॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसी कमिटीज़ जो हमेशा रहती हैं, है ना। जनरली 1 साल का टेन्योर होता है एक स्टैंडिंग कमेटी का। जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है तो फिर से उसके मेंबर्स जो हैं नए इलेक्ट किए जाते हैं। और एड हॉक कमेटी जो है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है तो उस केस में एड हॉक कमेटी बनाई जाती है। कोई स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म करना है, उसको एनालिसिस करना है, तो इस केस में एड हॉक कमेटी बनाई जाएगी। और स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है परमानेंट कमिटीज़ जो लगातार काम करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग कमिटीज़ को देख लेते हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़, जैसा हमने बताया, स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट कमिटीज़ विच वर्क्स थ्रू आउट द ईयर, और पीरियोडिकली उनका जो मेंबरशिप है वो चेंज किया जाता है। तो बेसिकली स्टैंडिंग कमिटीज़ को 6 पार्ट्स में, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हैं फाइनेंशियल कमिटीज़। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी जिसको बोलते हैं। दूसरी है एस्टीमेट्स कमिटी, और तीसरी है अकाउंट्स ऑन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इस तरह से 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ भी स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर लाई गई हैं। 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ यहाँ पर बनाई गई हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाई गई हैं, ताकि गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके जो ग्रांट्स हैं, उनको लेके जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उसको वो एनालिसिस कर पाएँ, स्क्रूटनाइज कर पाएँ। इसके अलावा कमिटी ऑन इंक्वायर जो है उसको लेके भी हमें कमिटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कमिटीज़ ऑन पेटिशन हो गया, कमिटीज़ ऑन प्रिविलेजेस हो गया। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस जो है ब्रीच होते हैं तो वहाँ पर शिकायत करेगा, और उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। एथिक्स कमेटी हो गया। तो इस तरह से कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। वहीं कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, इस तरह से ये कमिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कमिटीज़ ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, कमिटीज़ ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमिटीज़ ऑन वेलफेयर SCs and STs, committees on empowerment of women, का joint committee on the offices of the prophet। तो इस तरह से कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। आपको बिल्कुल भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है कमिटीज़ को। अभी जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में ही आपको बस जानना है। एक ओवरव्यू बताने के लिए यहाँ पर हमने उनको मेंशन किया है। इसके अलावा जो डे टू डे बिजनेस है उसको रिलेटेड कमिटीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, रूल्स कमिटी, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउसेस, हाउस कीपिंग कमिटी और सर्विसेज कमिटी जो है वो भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे जनरल पर्पस कमिटी हो गया, हाउस कमिटी हो गया, लाइब्रेरी कमिटी हो गया, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स हो गया। तो इस तरह से जितनी भी कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमिटीज़, उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपको ऐसा एकदम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कमिटीज़ को लेके, बस एक बार पढ़ लिया काफ़ी है। नेक्स्ट है एड हॉक कमिटीज़। तो हमने बताया कि स्टैंडिंग कमिटीज़ और एड हॉक कमिटीज़ दो तरह की कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज़ का जो नेचर है वो परमानेंट है, और एड हॉक कमिटीज़ का जो नेचर है वो टेम्परेरी है।
नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की। तो अभी तक जितनी भी कमिटीज़ हमने देखी हैं स्टैंडिंग कमिटीज़, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनको लेके क्या फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, क्या प्रोविजंस जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप वगैरह कैसी होती है उसकी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएसी जिसको बोलते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर बात करेंगे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हमें 1921 के अंदर देखने को मिलता है अंडर द मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1921 में इस कमेटी को पहली बार बनाया गया था। अभी ये जो कमेटी है इट इज़ ऑपरेशनलाइज्ड बाय द रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। तो लोकसभा के जो रूल्स हैं उनके थ्रू इस कमेटी को यहाँ पर चलाया जाता है। अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग 22 से ज़्यादा यानी कि 22 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए इस कमेटी के, पीएसी की, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जिसमें से 15 मेंबर्स जो है दे शुड बी फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स शुड बी फ्रॉम राज्यसभा। और ये जो इलेक्शन होगा मेंबर्स का, ये प्रोपोर्शनल बेसिस पर होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस पर होगा। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर या लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस पार्टी के जितने मेंबर होंगे उतना ही वोटिंग राइट्स उनको दिए जाएंगे, उतने ही मेंबर्स उनके इस कमेटी के अंदर इलेक्ट किए जाएंगे। 1967 से पहले एक कन्वेंशन था कि जनरली जो रूलिंग पार्टी है उसी के मेंबर को यहाँ पर चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन 1967 के बाद एक कन्वेंशन बन गया है कि जो अपोजिशन है, जो नॉन रूलिंग पार्टीज़ हैं, वहाँ से एक मेंबर को यहाँ पर इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो फैक्ट आपको याद रखना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो मिनिस्टर है वो इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। और ये फैक्ट लगभग सभी कमिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि ज़्यादातर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स का इलेक्शन वहाँ पर नहीं होता है, मिनिस्टर्स को वहाँ से दूर रखा जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर टर्म की बात करेंगे तो जनरली जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, उसका टर्म जो है वो 1 साल का होता है। 1 साल बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं इस कमेटी के लिए और फिर से नए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर चेयरपर्सन की बात करेंगे तो इस कमेटी का जो चेयरपर्सन है उसको लोकसभा की स्पीकर जो है, जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी के अंदर, उनमें से अपोजिशन पार्टी से आया हुआ जो मेंबर है उसको यहाँ पर चेयरपर्सन जो है उसको इलेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फंक्शंस अगर देखेंगे तो इस कमेटी के फंक्शंस क्या हैं? तो इस कमेटी के फंक्शन है कि पार्लियामेंट के सामने जो भी अकाउंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, चाहे वो आपका फाइनेंस अकाउंट हो गया, ये सारे अकाउंट्स की जांच करना, ये सारे अकाउंट्स को एग्जामिन करना इसका मेजर फंक्शन है, ताकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की उसको इंश्योर किया जा सके, है ना। सीएजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो यहाँ पर अलग तरह की रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ये कमेटी जो है उन रिपोर्ट्स को स्टडी करती है और उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस, अपने जो व्यूज़ हैं उस उन रिपोर्ट्स को लेके पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है। तो फंक्शंस अगर आपको मोटा मोटा याद रखना है तो जो मेजर फंक्शन है इस कमेटी के, वो हैं जितने भी अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर सरकार को लेके, वो सारे अकाउंट्स की जांच करना, उनको एग्जामिन करना। तो दिस इज ऑल अबाउट the public accounts committee. Now we will discuss about estimate committee. तो next important finance committee जो है हमारे पास वो estimate committee है। इसको लेके क्या क्या फैक्ट्स जुड़े हुए हैं हम लोग देख लेते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी को पहली बार 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मठाई, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं वो 30 मैक्सिमम 30 मेंबर्स इस एस्टिमेट कमेटी के अंदर हो सकते हैं। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा से यहाँ पर मेंबर्स नहीं आते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है उस बेसिस पर इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इस कमेटी के अंदर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। चेयरपर्सन को जनरली जो स्पीकर हैं लोकसभा की, स्पीकर हैं लोकसभा के, वो यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं एस्टिमेट कमेटी के, उनमें से किसी एक को यहाँ पर स्पीकर, चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि मिनिस्टर्स को जनरली दूर रखा जाता है इस तरह के कमिटीज़ के साथ, तो मिनिस्टर जो है इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस को लेके इन्फॉर्मेशन। फंक्शंस की अगर बात करेंगे
तो एस्टिमेट को लेके, जैसे आर्टिकल 113 में आपने एस्टिमेट्स को लेके प्रोसीजर पढ़े थे, तो जो भी एस्टिमेट्स हैं, सरकार जो भी एस्टिमेट्स दे रही है पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट कर रही है, इवन बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स दे रही है, वो एस्टिमेट्स को स्टडी करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर जो इकोनॉमी और अच्छा क्या हो सकता है उसको सजेस्ट करना इस कमेटी का फंक्शन है ना। कहाँ पर लूपहोल हो गया, कहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, कहाँ पर पैसे को बचाया जा सकता था, इस तरह के रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करना, एस्टिमेट्स को पढ़ना कि यहाँ पर कहीं ज़्यादा पैसे की मांग तो नहीं की गई है किसी चीज़ के लिए। तो एस्टिमेट्स को एग्जामिन करना इस कमेटी का मेजर फंक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और एस्टिमेट कमेटी है, इनका रोल इतना ज़्यादा है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि इनको ट्विंस कमेटी भी कहा जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये भी एक फाइनेंस कमेटी है। 1964 में इस कमेटी को बनाया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्णा मेनन कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको बनाया जाता है। मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर भी 22 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा। और इलेक्शन का जो मेथड है वो वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, यानी कि जिस हाउस में किसी पार्टी के जितने मेंबर होंगे उतने ही सीट्स उसको यहाँ पर इस कमेटी के अंदर दी जाएंगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा लोकसभा जो स्पीकर हैं उनको यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी मेंबर को यहाँ पर कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप जो चेयरमैन फाइनेंस कमेटी के अंदर जो लोकसभा स्पीकर हैं या जो लोकसभा के रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। लोकसभा स्पीकर जो है उसको यहाँ पर अथॉरिटी दी गई है कि वो चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कर पाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो जो मेजर फंक्शन है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का वो वो है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो पब्लिक अंडरटेकिंग्स को लेकर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट्स हो गई, चाहे वो दूसरी रिपोर्ट्स हो गई, वो सबको एग्जामिन करना, उनको लेके अपनी व्यू को प्रेजेंट करना पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट को अवेयर करना, इस कमेटी का मेजर ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है, मेजर फंक्शन जो है देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई फाइनेंस कमेटी की। इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हमें 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो आज के समय में 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ये जो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको ओवरसी करना, उनके एक्सपेंडिचर को ओवरसी करना, उनके ग्रांट्स वगैरह जब आती हैं तो उसको यहाँ पर देखना कि कहीं ज़्यादा पैसा तो किसी डिपार्टमेंट में खर्चा नहीं हो गया है, किसी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के एम्बिट के अंदर आता है। ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कमिटीज़ हैं तो टोटल 24 कमिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। 17 कमेटी जो है 1993 में बनाई गई थी और 7 कमेटी जो है 2004 में बनाई गई हैं। इसके अलावा इनमें से 8 कमेटी जो हैं वो राज्यसभा के अंदर आती हैं और 16 कमिटीज़ जो हैं दे कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकसभा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो अगर फंडामेंटल पर्पस की बात करेंगे तो फंडामेंटल पर्पस यही है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 31 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 21 आर फ्रॉम वुड बी फ्रॉम लोकसभा एंड 10 वुड बी फ्रॉम राज्यसभा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही कंडीशन जुड़ी हुई है कि मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं, आपको याद रखना है। अगर कोई मिनिस्टर बन गया है, जैसे पहले वो मेंबर था बाद में मिनिस्टर बन गया है, तो इस केस में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से उसको हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटीज़ अलग अलग तरह से हमें स्टैंडिंग कमिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और डिवाइस है, एक और प्लेटफॉर्म है जिसको पार्लियामेंट्री फोरम्स कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग पार्लियामेंटेरियंस आके मिल सकते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जो व्यूज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री फोरम्स के नाम पर भी हमें प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो है पार्लियामेंटेरियंस जो है इफेक्टिवली अपने व्यूज़ जो हैं यहाँ पर शेयर करते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह को डिस्कस किया जाता है, पार्टी लाइंस की बेसिस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एक्सपर्ट मेंबर्स को भी यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि पॉलिसीज़ को लेके जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो भी यहाँ पर ली जा सके। तो बेसिकली जैसे घर के अंदर होता है, कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बाद में
अलग अलग फोरम्स बनाए जाते हैं कि भाई आप आइए यहाँ पर बैठ के बात कीजिए, जो भी बातचीत से फैसला निकलेगा उसको माना जाएगा। तो उसी तरह से कमिटीज़ के अलावा भी हमें कुछ डिवाइसेस देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए। पार्लियामेंट्री फोरम्स जो है उनमें से एक डिवाइस है। तो पार्लियामेंट्री फोरम की शुरुआत जो है 2005 में की गई थी। 2005 के अंदर पहला पार्लियामेंट्री फोरम बनाया जाता है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को लेके। और अभी की अगर बात करेंगे तो अभी टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 8 पार्लियामेंट्री फोरम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये पहला पार्लियामेंट्री फोरम है, 2005 में इसको बनाया गया था। दूसरा है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन। तीसरा है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ। चौथा है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। पांचवा है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सिक्स्थ वन इज पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। Seventh is parliamentary forum on artisans and crafts people, and eighth one is parliamentary forum on millennium development goals. तो इस तरह से थीम बेस्ड पार्लियामेंट्री फोरम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ताकि एक्सपर्टाइज इंश्योर की जा सके पॉलिसी मेकिंग के अंदर। अब अगर पार्लियामेंट्री फोरम्स की कंपोजिशन की हम लोग बात करेंगे तो जो रूल्स हैं वो बताते हैं कि 31 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर। और यहाँ पर ये जो मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और जितने भी पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम्स एक्सेप्ट द वन दैट इज पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ। तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ को छोड़ के बाकी जितने भी पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इनके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री फोरम की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो चेयरमैन को दिया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को दिया गया है। इसके अलावा जो स्पीकर हैं वो यहाँ पर को प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेंबर्स जैसा कि हमने बताया कि 31 से ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर नहीं होते, एंड दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा। तो स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर इनको नॉमिनेट करते हैं। तो नॉमिनेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और पार्लियामेंट्री फोरम्स के अंदर। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर इलेक्टेड होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फोरम्स के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हमें नॉमिनेटेड देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों में फॉर्म है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं ज़्यादा फॉर्मल हैं और पार्लियामेंट्री फोरम्स जो हैं थोड़े लेस फॉर्मल है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को लेके। तो पहला फैक्ट जो है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सीएजी को पब्लिक फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज कंसिडर्ड टू बी द फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो सीएजी का नाम आपको वहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है अ ट्विन सिस्टर कमिटी रेफर्स टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी इन द इंडियाज पार्लियामेंट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट कमेटी का इतना ज़्यादा रोल है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इनको ट्विन सिस्टर कमेटी भी कहा जाता है। और दोनों जो कमिटीज़ हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर ऑफ द लोकसभा चेयर्स द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी। तो बेसिकली जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ये तीन कमेटी को यहाँ पर हेड करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। नेक्स्ट है कमेटी ऑन एथिक्स। तो कमेटी ऑन एथिक्स जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको राज्यसभा के अंदर 1997 के अंदर बनाया गया था और लोकसभा के अंदर 2000 में बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अलावा जब लोकसभा नई बनती है, लोकसभा जनरल इलेक्शंस के बाद जब नई लोकसभा बनाई जाती है तो उस समय कुछ कंसल्टेटिव कमिटीज़ भी बनाई जाती हैं। और ये जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं इनफॉर्मल बॉडीज़ हैं। इसके अंदर भी जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो हमें 30 से 40 के अंदर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग पार्लियामेंटेरियंस हैं,
उनको ऐड किया जाता है ताकि पॉलिसीज़ को लेके जो डिस्कशन है वो हो सके और पार्लियामेंट के अंदर जो फसाद है, जो झगड़ा वगैरह है, वो बहुत ज़्यादा ना हो और पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होके चल सके, स्मूथ वे में चल सके। तो इस तरह से कुछ और डिवाइसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कंसल्टेटिव कमिटीज़ की फॉर्म में। जैसे सरकार को अगर कोई नई पॉलिसी लेके आनी है तो वो यहाँ पर सबसे पहले कंसल्टिव कमिटीज़ के अंदर जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ कंसल्ट करते हैं कि भाई ये हम पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इसको लेके। उसके बाद उनके भी सुझाव यहाँ पर माने जाते हैं और जब सबके सुझाव से कोई पॉलिसी लाई जाएगी, कोई बिल लाया जाएगा, तो उसके अंदर जो है झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इसीलिए जो कंसल्टिव कमिटीज़ हैं इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज से। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया है GS2 के अंदर। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। कंटेंट जो है वो सेम है, बस आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है कि आप जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उनके अंदर अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 250 मार्क्स में आपको एड्रेस करना है इस क्वेश्चन को। पहले पार्ट में पूछ रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम को आपको बताना है ना। उसका इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। और दूसरे पार्ट के अंदर आपको पूछ रहा है हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, है ना, जो 3 तरह की फाइनेंशियल कमिटीज़ अभी आपने पढ़ी हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनका रोल क्या है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के एनफोर्समेंट में। तो इस तरह से आपको बताना है और इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है इसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है, इसको सॉल्व करना है। So this is all from today. This is unit 13 on the Indian Polity course. Next unit के अंदर हम लोग unit number 14 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप बाकी के जो लेक्चर्स हैं कोर्स के अंदर, हम लोग सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं पॉलिटी कोर्स के अंदर, वहाँ पर जाएंगे और इससे पिछले वाले लेक्चर्स भी देखेंगे ताकि कॉम्प्रहेंसिव वे में आप ये जो कोर्स है इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।